नमस्कार। सुरेंद्र वर्मा का नाटक 8वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और अपने पिछले व्याख्यानों में हमने देखा कि यह जो नाटक है किस तरह कालिदास के 8वें सर्ग के माध्यम से रचनाकार की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मुद्दे को बड़ी गंभीरता के साथ उठाता है। इस नाटक में कुल 3 अंक हैं और पहले अंक की कथा वस्तु पर हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीय अंक की कथा वस्तु पर। नाटककार सुरेंद्र वर्मा ने द्वितीय अंक का प्रारंभ उस अमंगलकारी समारोह से किया है जिसमें कालिदास को 8वें सर्ग का पाठ करना था। कतिपय धर्माध्यक्ष और राजनीतिज्ञों की आपत्ति पर समारोह को रद्द कर दिया जाता है। जिस समारोह में कालिदास की काव्य प्रतिभा का सम्मान होना था, वही समारोह उनके अपमान समारोह में बदल जाता है। कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजरी अपने भवन में समारोह से समाचार जानने के लिए व्यग्र है कि उसकी दोनों सेविकाएं प्रियंवदा और अनुसुईया आ जाती है। तब अनुसुईया उसे बताती है कि किस प्रकार कालिदास के काव्य पाठ के दौरान जब उमा और महादेव की क्रीड़ा केली का वर्णन सुना तो धर्मगुरुओं ने कालिदास पर जगत के पिता महादेव और जगत जननी पार्वती के भोग विलास का अश्लील चित्रण करने का आरोप लगाया तथा उन्हें एवं समारोह के सभी श्रोताओं को पापी बताया। उसके पश्चात राजपुरोहित एवं धर्माध्यक्ष ने समारोह का बहिष्कार किया और सम्राट से इसके लिए क्षमा याचना की। महादंडनायक ने इस सर्ग को मर्यादाहीन बताया और मंत्री परिषद के जो 5-6 वृद्ध सदस्य थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के वर्णन से उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग का जो प्रधान थे सोमदत्त, उन्होंने भी इस सर्ग को अश्लील बताया और प्राध्यापक विद्या भास्कर ने कुमार संभव को प्रतिबंधित करने की मांग की, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि यह सर्ग नवयुवक एवं नवयुवतियों पर बुरा असर डालेगा। केवल एक आर्य सौमित्र थे जिन्होंने सर्ग को अश्लील कहने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि लोग पति पत्नी के संबंधों में अश्लीलता देखते हैं तो अश्लीलता उनकी आंखों में है, उनके मन में है। उनके पश्चात कुछ नवयुवक रचनाकारों ने भी सर्ग का समर्थन किया और कहा कि पुरानी पीढ़ी की साहित्यिक चेतना केवल वाल्मीकि रामायण तक ही सिमट कर रह गई है। इस प्रकार का वाद विवाद जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब सम्राट ने विवश होकर सम्मान समारोह के स्थगन की घोषणा कर दी तथा दोनों दलों के कुछ चुने हुए लोगों के साथ भीतरी कक्ष की ओर चले गए। तो बच्चों, ये जो पूरा प्रसंग है और ये जो दृश्य है, ऐसा लगता है कि हमारे आज के पूरे वातावरण को साकार कर रहा है। हम रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कि किस तरह से रचनाकारों की अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाता है धर्म के ठेकेदारों के द्वारा, जो अध्यक्ष है, राजनीतिज्ञ हैं, उनके द्वारा। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर हमें घटित होते हुए दिखाई देती है। कथा आगे की ओर चलती है। जब ये समाचार प्रियंगु मंजरी तक पहुँचता है तो वो परेशान हो जाती है
और सेविका से स्वामी के विषय में पूछती है। अनुसुईया बताती है कि सभा मंडप में अव्यवस्था होते ही कालिदास जी वहाँ से चुपचाप निकल गए थे। यह किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ गए। यह सुनकर प्रियंगु मंजरी और भी ज़्यादा व्याकुल हो जाती है। तभी आर्य सौमित्र वहाँ पर आते हैं, जो कालिदास के मित्र भी हैं। प्रियंगु मंजरी और आर्य सौमित्र के वार्तालाप से ज्ञात होता है कि यह दुर्घटना कालिदास की बढ़ती हुई जो ख्याति है उससे ईर्ष्या करने वाले कुछ रचनाकारों के वर्ग का ही षड्यंत्र है। सौमित्र के जाते ही कालिदास घर लौटते हैं। उनके वस्त्र मलिन हैं, बाल बिखरे हैं, हाथ में कुमार संभव की पांडुलिपि है। प्रियंगु मंजरी के पूछने पर वो बताते हैं कि मन की शांति के लिए नगर के बाहर शिप्रा नदी के निर्जन तट की ओर वो चले गए थे और उसी समय उन्हें धर्माध्यक्ष के आने की सूचना मिलती है। प्रियंगु मंजरी उन्हें समझाती है कि मिलने से इनकार कर दीजिए, परंतु कालिदास उन्हें बुलाने का आदेश देते हैं। दोनों के बीच में, कालिदास और धर्माध्यक्ष के बीच में व्यंग्यात्मक वार्तालाप होता है और धर्माध्यक्ष के द्वारा कालिदास को पता लगता है कि कुमार संभव का 8वां सर्ग अश्लील है या नहीं है। इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की गई है, जिसमें नगर के संपन्न व्यवसायी दिवाकर दत्त, विख्यात आयुर्वेदाचार्य श्री पुंडरीक, प्रधान अधिकारी आर्य सौमित्र तथा धर्माध्यक्ष आदि को सम्मिलित किया गया है। इस समिति की अध्यक्षता प्रधान अधिकारिणी को सौंपी गई है, जो वयोवृद्ध होने के साथ साथ न्याय में चतुर भी हैं। नाटककार ने यहाँ पर बच्चों इस वर्णन के द्वारा समकालीन राजनीति की जो समिति गठित करने की प्रथा है उस पर बड़ा ही गहरा व्यंग किया है, जो सारा का सारा एक औपचारिकता होती है। और हम सब जानते हैं कि उस समिति में ऐसे सदस्यों को शामिल किया जाता है जो समिति गठित करने के उद्देश्य को भी पूरी तरह से नहीं समझते हैं। तो इस प्रसंग के द्वारा नाटककार सुरेंद्र वर्मा जी ने यह भी इंगित किया है कि प्रत्येक युग में एक साहित्यकार की रचनाशीलता को बहुत ज़्यादा संघर्ष से गुजरना पड़ता है। जो भी मौलिक साहित्य सृजन होता है उसके सामने कठिन संघर्ष का एक लंबा रास्ता हर युग में हमें दिखाई देता है। तो वार्तालाप के दौरान धर्माध्यक्ष महोदय कालिदास को यह भी संकेत देते हैं कि गठित जो न्याय समिति है वो कुमार संभव पर तो प्रतिबंध लगाएगी ही, साथ ही नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए ये लेखक को सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करने के लिए भी बाध्य करेगी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि आधुनिक हिंदी नाटक में ही नहीं बल्कि संपूर्ण आधुनिक हिंदी साहित्य में काम को मंगलमय श्रेय के धरातल पर चित्रित करने का प्रयास किया गया है। जब हम देखते हैं कि स्वयं प्रसाद जी ने भी कामायनी में काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, ये जब कहा है तो इसी विचारधारा का समर्थन किया है। यहाँ पर सुरेंद्र वर्मा जी भी 8वें सर्ग में अपने नाटक में इसी काम के इसी पक्ष की पैरवी करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से नाटक का जो दूसरा अंक है वो इसी दृश्य के साथ में समाप्त हो जाता है और तीसरे अंक पर हम बात करेंगे अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।